हेलो, वेलकम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। मैं पंकज जायसवाल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस केमिकल बॉन्डिंग की क्लास में। दोस्तों, पिछली क्लास में एक ही वीडियो अभी हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पे रिकॉर्ड किया है और उस वीडियो को हमने आपके साथ शेयर किया है और उसके बाद आज हम सेकेंड वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। तो सेकेंड वीडियो आपके साथ मैं आज शेयर करूंगा। तो पहले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी के बारे में। तो वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी मैंने आपको बताया था कि डी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट और पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट एक से ज्यादा टाइप की इलेक्ट्रोवैलेंसी अपने कंपाउंड्स में शो करते हैं। कुछ एलिमेंट्स, सम एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक एंड सम एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक शो मोर देन वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी इन देयर कंपाउंड्स। तो मैंने आपको बताया था कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करते हैं ड्यू टू इनस्टेबिलिटी ऑफ कोर और कर्नेल। उनके कोर या कर्नेल्स, जो कि मैंने बताया था आपको कि जो मेटल्स होते हैं, डी ब्लॉक के मेटल्स हैं, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें तो जो रेसिडुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम लोग कहते हैं, बचे हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं कोर और कर्नेल। अब कुछ मेटल आयंस, डी ब्लॉक के कुछ मेटल आयंस ऐसे हैं जिनके कोर या कर्नेल स्टेबल नहीं होते, तो अपने कोर को और स्टेबलाइज करने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर देते हैं जिससे उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी बदल जाती है। तो वो दो टाइप की इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करते हैं विद द डिफरेंस ऑफ वन। तो हमने आपको एग्जाम्पल दिया था आयरन Fe2 प्लस Fe3 प्लस, कॉपर Cu प्लस Cu2 प्लस, कोबाल्ट CO2 प्लस CO3 प्लस, निकल Ni2 प्लस एंड Ni3 प्लस। इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए थे। आज बात करते हैं दूसरे कारण की कि पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, मैंने बताया ना कि कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट और कुछ पी ब्लॉक के एलिमेंट्स वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करते हैं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी क्यों शो करते हैं वो हमने एक्सप्लेन कर लिया पिछले वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स क्यों वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करते हैं। तो आइए बात करते हैं उस पर, और उसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर हिंदी में कहते हैं इसको अक्रिय युग्मन प्रभाव। अक्रिय युग्मन प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो देखिए, बात करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की। होता क्या है कि ग्रुप 13, ग्रुप 14 और ग्रुप 15। ग्रुप 13 पहला ग्रुप पी ब्लॉक का, दूसरा ग्रुप पी ब्लॉक का ग्रुप 14 और तीसरा ग्रुप पी ब्लॉक का ग्रुप 15। इनके जो लास्ट के 3 एलिमेंट्स हैं, इन ग्रुप में जो लास्ट के 3 एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करते हैं विद द डिफरेंस ऑफ 2। जैसे ग्रुप 13 के एलिमेंट्स, जो लास्ट 3 एलिमेंट्स है गैलियम, इंडियम और थैलियम, ग्रुप 13 में ये 2 तरह की इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करते हैं। कुछ कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोवैलेंसी, कुछ कंपाउंड्स में ये +1 शो करते हैं और कुछ कंपाउंड्स में +3 शो करते हैं। मतलब इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ 1 एंड इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ 3, है ना। ग्रुप 14 इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 शो करते हैं और इलेक्ट्रोवैलेंसी 4 शो करते हैं। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी 3 और 5 शो करते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रोवैलेंसीज के बीच का डिफरेंस 2 है। तो ये ऐसा क्यों करते हैं, इसी के पीछे जो रीजन है उसे हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। आइए बात करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की। तो देखिए, सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 and 15 show 2 type of electrovalency
इलेक्ट्रोवैलेंसी विद द डिफरेंस ऑफ टू, है ना। जैसे ग्रुप 13 की बात करें तो इसमें गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये दो तरह की इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करते हैं, 1 and 3। ग्रुप 14 की बात करें तो ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स हैं, है ना, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करते हैं 2, 4। ग्रुप 15 की बात करें, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करते हैं 3 और 5। तो दो के डिफरेंस पे इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करते हैं, है ना। और ये इलेक्ट्रोवैलेंसी है। और इसी तरह अगर और एक चीज और एक्सप्लेन करना चाहें, ऑक्सीडेशन नंबर्स की बात करें तो +1, +1, +3, +2, +4, +3, +5 उसी से रिलेटेड है, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर को भी इंक्लूड कर लिया। और ये इलेक्ट्रोवैलेंसी, ओके। तो देखिए बात करते हैं कि ये ऐसा क्यों शो करते हैं, क्यों दो के डिफरेंस पे इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर ये क्यों शो करते हैं। देखिए इसका रीजन है कि देखिए गैलियम की अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर 31 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p1। तो वैलेंस शेल इसका कौन सा है? वैलेंस शेल इसका है चौथा शेल इसका वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल कंटेन 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई चौथे शेल में 2 तरह के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में और एक 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में। तो p इलेक्ट्रॉन और s इलेक्ट्रॉन 2 तरह के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं इन वैलेंस शेल, है ना। और इनर शेल आपका कौन सा है? इनर शेल आपका या पेनल्टीमेट शेल आपका है तीसरा, और तीसरे में d ऑर्बिटल है। मतलब चौथे शेल के जस्ट पीछे ही तो होगा तीसरा, और उससे लगा हुआ 3d। d ऑर्बिटल हमने आपको समझाया है कि d ऑर्बिटल बड़े साइज का होता है, तो बड़े साइज के होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ d ऑर्बिटल, d इलेक्ट्रॉन्स के बीच इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे, जिससे शील्डिंग इफेक्ट घट जाता है, शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो जाता है। शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने से अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ जाएगा तो सबसे ज्यादा चार्ज, भाई अब 2 तरह के वैलेंस शेल पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, और हमें अच्छे से पता है कि वैलेंस शेल में 2 तरह के इलेक्ट्रॉन हैं, s इलेक्ट्रॉन और p इलेक्ट्रॉन। हमें अच्छे से पता है कि s इलेक्ट्रॉन इज मोर पेनिट्रेटिंग देन p इलेक्ट्रॉन्स, s इलेक्ट्रॉन्स आर मोर पेनिट्रेटिंग देन p इलेक्ट्रॉन्स। तो जाहिर सी बात है कि जो न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा शील्डिंग इफेक्ट घटने की वजह से, वो s इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा बढ़ेगा, p इलेक्ट्रॉन पर उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो बॉन्डिंग में जब ये पार्टिसिपेट करने जाएगा तो p इलेक्ट्रॉन तो आसानी से लूज कर देगा, लेकिन s इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में रिलक्टेंस शो करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन में रिलक्टेंस शो करेंगे। तो यहां पर s इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इजीली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, है ना। s इलेक्ट्रॉन डू नॉट not easily participate in bonding, क्योंकि इस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा बढ़ गया है। तो ये s इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हम लोग कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर।
अब इसका मतलब ये अपना p इलेक्ट्रॉन तो आसानी से लूज करेगा, तो p इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा तो गैलियम क्या बनाएगा, Ga+ बनाएगा। और अब अगर एनर्जी बढ़ा के देंगे, एनर्जी इंक्रीज करके दिया जाएगा, पहले से ज्यादा एनर्जी सप्लाई करेंगे, तब ये s इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये अगर s इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा, Ga3+। तो इसलिए गैलियम Ga+ और Ga3+ दोनों फॉर्म बनाएगा। इसी तरह बात करें इंडियम की, इंडियम की बात करते हैं। इंडियम देखिए 1s2 49 होता है, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p1। फिर से वही बात, अब इनर शेल में 4d ऑर्बिटल है जो कि 3d ऑर्बिटल से बड़े साइज का है। जाहिर सी बात है कि शील्डिंग इफेक्ट और कम हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन और दूर दूर चले जाएंगे, तो शील्डिंग इफेक्ट और घट जाएगा। मतलब गैलियम से भी पुअर शील्डिंग इफेक्ट इंडियम में होगा, जिसकी वजह से s इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, वो s इलेक्ट्रॉन पे पहले से ज्यादा होगा। तो यहां पे गैलियम थोड़ी एनर्जी ज्यादा बढ़ा के देने पर अपने s इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, लेकिन ये उतनी एनर्जी पर s इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, बल्कि और ज्यादा एनर्जी बढ़ा के देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब कि यहां पे इंडियम भी In+ और In+3 फॉर्म बनाएगा। In+ आसानी से बनाएगा, In3+ आयन जो है वो डिफिकल्टी में बनाएगा, बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। और s इलेक्ट्रॉन पेयर फिर से इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर है, इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर है। मतलब s इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी, s इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कराने की टेंडेंसी गैलियम से इंडियम पर जाने पर घट जाएगी। मतलब यहां पे तो s इलेक्ट्रॉन किसी तरह बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन यहां पर आते आते बहुत कम टेंडेंसी होगी कि s इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे। और अगला एग्जांपल थैलियम का ले लेते हैं। तो थैलियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 और 6p1। तो वैलेंस शेल आपका अब छठा हो गया। और इनर शेल में गौर कीजिए, इनर शेल में f ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल दोनों आ गए। इनर शेल में f ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे गैलियम से थैलियम की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस तरह से गैलियम से थैलियम की तरफ मूव कर रहे हैं, है ना, गैलियम से थैलियम की तरफ मूव कर रहे हैं, इनर शेल में d और f ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, जिससे उनका शील्डिंग इफेक्ट कम होता जा रहा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो वैलेंस शेल के s इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जिससे s इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहेंगे। इसी फिनोमिना को, जिसमें s इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट आसानी से नहीं करता, इसी को कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, और ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स को कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहां पे देखें, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, on moving down the group, shielding effect decreases due to involvement of d and f orbitals
in inner shells due to which effective nuclear charge increases on moving down the group. Since s electrons are more penetrating than p electrons, so on moving डाउन दी ग्रुप, ऊपर से रफ कर दे रहे हैं कुछ, on moving down the group, s electrons show reluctance to take part in bond formation. To take part in bond formation. This phenomena of s electron pairs of valence shell to show reluctance to take part in bond formation is known as inert pair effect, and such electron pairs are called inert electron pair. इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब जैसे जैसे ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, तो लास्ट एलिमेंट के लिए स्टेबल इलेक्ट्रोवैलेंसी जो होती है वो लोअर इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। Thus, on moving down the group, the tendency to show inert pair effect increases, and hence the stable electrovalency of last element of these groups is lower electrovalency.
और उसी तरह ऑक्सीडेशन नंबर भी उसी तरह से रहेगा। अब जैसे इसमें क्या बात कहनी चाह रहा है, हमने देखा कि जैसे जैसे ग्रुप में नीचे की तरफ हम जा रहे हैं, है ना, तो क्या हो रहा है, इनर शेल में डी और एफ ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है, जिससे शील्डिंग इफेक्ट पुअर पुअर और पुअर होता जा रहा है, जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। नीचे जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है फ्रॉम मूविंग थर्ड एलिमेंट टू लास्ट एलिमेंट। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा बढ़ेगा, पी इलेक्ट्रॉन पे कम बढ़ेगा। तो पी इलेक्ट्रॉन तो सभी आसानी से लूज कर देते हैं, लेकिन एस इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड फॉर्मेशन में इजीली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाएंगे, एस इलेक्ट्रॉन पेयर का बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी घटती जाएगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की टेंडेंसी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, है ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, जो एस इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसी टेंडेंसी को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑन मूविंग फ्रॉम थर्ड एलिमेंट टू लास्ट एलिमेंट इन एनी ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक, टेंडेंसी ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेस। तो लास्ट एलिमेंट तक आते आते भाई थर्ड फोर्थ एलिमेंट तो चलिए किसी तरह से एस इलेक्ट्रॉन उसका बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर भी लेगा, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में एस इलेक्ट्रॉन उसका बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करना चाहता, और इसीलिए लोअर इलेक्ट्रोवैलेंसी यानी पी इलेक्ट्रॉन को लूज करके ही वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो केवल लोअर इलेक्ट्रोवैलेंसी ही उसकी स्टेबल इलेक्ट्रोवैलेंसी है। मतलब ग्रुप में नीचे जाने पर लोअर इलेक्ट्रोवैलेंसी या लोअर ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जबकि हायर इलेक्ट्रोवैलेंसी या हायर ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी घटेगी। सो दैट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, stability of lower electrovalency or lower oxidation number increases, or stability of higher electrovalency or higher oxidation number decreases, है ना। तो देखिए ग्रुप 13 में गैलियम, इंडियम और थैलियम आगे की तरफ जाने पर स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस and +3 oxidation number decreases. Okay? ऑक्सीडेशन नंबर और इलेक्ट्रोवैलेंसी का वेरिएशन सेम है यहां पर, है ना। इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करेंगे तो प्लस की जगह पर केवल 1 और 3 लिखेंगे। ग्रुप 14 जर्मेनियम, टिन और लेड, स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस एंड दैट ऑफ +4 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। ग्रुप 15 आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, stability of +3 oxidation number increases and that of +5 oxidation number decreases, है ना। और इनके जो है थैलियम का जो मोस्ट स्टेबल
ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +1 होगा। लेड का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा और बिस्मथ का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। बोलो समझ में आई बात? तो नोट कर लीजिए इसको, तो आगे बढ़ते हैं। तो आइए बात करते हैं अब आयनिक कंपाउंड के लास्ट टॉपिक पे, आयनिक बॉन्ड के लास्ट टॉपिक पे, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स या कैरेक्टर्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स का जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है उसका फिजिकल नेचर या फिजिकल स्टेट। सबसे पहली प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड की, देखिए आयनिक कंपाउंड्स अपोजिटिवली चार्ज्ड आयन से बने हैं और ये अपोजिटिवली चार्ज्ड आयन्स एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। तो आयन्स के बीच इंटर आयनिक स्पेस बहुत कम होगा। आयन्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेरी स्मॉल इंटर आयनिक स्पेस बिटवीन द आयन्स। तो इसका मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अब देखिए सॉलिड्स की जो स्टडी की जाती है वो एक्स रे डिफ्रैक्शन स्टडी कहते हैं उसको। एक्स रेस पास करके सॉलिड से उनके स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी बताता है कि आयनिक कंपाउंड के लैटिस की अगर हम बात करें, आयनिक कंपाउंड में आयन्स के अरेंजमेंट की बात करें, तो अरेंजमेंट में स्ट्रक्चर में एक कैटायन को कुछ नंबर ऑफ एनायंस चारों तरफ से सराउंड करते हैं इन अ फिक्स्ड पैटर्न, और फिर ईच cation gets surrounded by same number of anions in the same pattern। मतलब कि जो cation के चारों तरफ anion का अरेंजमेंट है और जो anion के चारों तरफ cation का अरेंजमेंट है वो प्रॉपर डेफिनिट अरेंजमेंट है। और ऐसे सॉलिड्स जिसमें 3D स्पेस में उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, किसी सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर 3D स्पेस में एक डेफिनिट या फिक्स पैटर्न में अरेंज होते हैं और वही पैटर्न बार बार रिपीट होता है, तो ऐसे सॉलिड्स को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो इसका मतलब एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी से पता चलता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयनिक सॉलिड्स हैं, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब जिससे सॉलिड बना है, कभी कोई मॉलिक्यूल से बना होता है, कभी एटम से बना होता है, कभी आयन से बना होता है, तो जिससे भी सॉलिड बना है उससे उन्हें कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर सॉलिड के अंदर रेगुलर या डेफिनिट पैटर्न में अरेंजमेंट का कोई पैटर्न है और वही पैटर्न बार बार सॉलिड में रिपीट होता है, तो उसे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। लेकिन अगर कोई फिक्स पैटर्न नहीं अरेंजमेंट का, रैंडमली अरेंजमेंट है पार्टिकल्स, तो उसे हम कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। तो आयनिक कंपाउंड्स में ईच कैटायन गेट्स सराउंडेड बाय सर्टेन नंबर ऑफ एनायंस इन अ फिक्स पैटर्न and each anion gets surrounded by same number of cation in the same pattern. So ionic compounds, ionic solids are crystalline solids. जैसे एग्जांपल के लिए सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड ले, आयनिक कंपाउंड है। तो सोडियम क्लोराइड में एक Na+ आयन यहां पर अगर है तो एक Cl- आयन ऊपर होगा उसको सराउंड करता हुआ,
एक Cl माइनस आयन नीचे होगा, एक Cl माइनस आयन राइट में होगा, एक Cl माइनस आयन लेफ्ट में होगा, एक Cl माइनस आयन सामने होगा, एक Cl माइनस आयन पीछे होगा। तो एक Na प्लस आयन 6 Cl माइनस आयन से चारों तरफ से सराउंडेड है। और हर Cl माइनस आयन को देखोगे तो एक Na प्लस, दूसरा इधर Na प्लस, तीसरा ऊपर, चौथा नीचे, पांचवा सामने, छठवा पीछे। तो सेम पैटर्न में मतलब कि Na प्लस आयन गेट सराउंडेड बाय 6 Cl माइनस आयन, है ना, फ्रॉम ऑल साइड्स, एंड every Cl minus ion gets surrounded by 6 Na plus ion in the same pattern. So that's why ionic compounds are crystalline solids. सीजियम क्लोराइड को ले लें तो सीजियम क्लोराइड में एक सीजियम आयन को 8 क्लोराइड आयन सराउंड करते हैं, 8 क्लोराइड आयन, एंड ईच क्लोराइड आयन गेट्स सराउंडेड बाय 8 सीजियम आयन। मतलब कैटायन को जितने एनायन सराउंड करते हैं, एनायन को उतने ही कैटायन भी सराउंड करेंगे। और इस किसी आयन को जितने अपोजिटिवली चार्ज्ड आयन सराउंड करते हैं उसको कहते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आइए बात करते हैं इन आयनिक कंपाउंड्स oppositively charged ions are held together by very strong electrostatic force of attraction. So interionic spaces are very small. That is why ionic compounds exist as solid at room temperature. ओके, पहली बात तो क्लियर हो कि ये सॉलिड है। अब सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड है कि एमॉर्फस सॉलिड है, ये कौन बताएगा? एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी। एक्सरे डिफ्रैक्शन study shows that X-ray diffraction study shows that in crystal of ionic compound each ion gets surrounded by a certain number of oppositively charged ions in a definite pattern. So ionic compounds are crystalline solids. आयनिक कंपाउंड्स कैसे हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल इन NaCl क्रिस्टल Na plus ions
NaCl crystal, number of Cl minus ions surrounds Na plus ion is 6 and number of Na plus ions surrounds Cl minus ion is 6, है ना। तो इस नंबर को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, इन NaCl crystal. In cesium chloride crystal, cesium ion surrounded by chloride ion is 8 and each chloride ion gets surrounded by 8 cesium ions. ओके, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है और यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों आयन का 6 होता है। ठीक है, नोट करिए इसको। तो दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके भाई, देखिए आयनिक कंपाउंड्स में आयंस, अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड है और किसी आयनिक सॉलिड को मेल्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए आयंस को फ्री करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा। तो और वो अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो जाहिर सी बात है कि उनको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की जरूरत होगी। तो बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा मेल्ट करने के लिए, और फिर और हाई टेम्परेचर पे हीट करना होगा बॉयल करने के लिए, जिससे इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स वेरी हाई होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट of ionic compounds are very high because very large amount of energy is required to break crystal lattice of ionic compounds. क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना है, इसलिए बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की जरूरत होगी, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होते हैं, है ना। तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं, हाई ब्रिटलनेस। देखिए आयनिक कंपाउंड्स को अगर आप फोर्स डाल के तोड़ेंगे तो बहुत आसानी से ये टूट भी जाते हैं, है ना। इस तरह से टूटने की जो टेंडेंसी होती है उसे कहते हैं ब्रिटलनेस। तो ये हाईली ब्रिटल नेचर के होते हैं। रीजन क्या है, मैंने आपको बताया कि कैटायन को एनायन सराउंड करता है और एनायन को कैटायन सराउंड करता है, और इस तरह क्रिस्टल बना हुआ है। जब आप किसी पोर्शन पे फोर्स डालते हैं तो वो पोर्शन थोड़ा सा स्लाइड कर जाता है आगे की तरफ, जिससे सेम चार्ज वाले आयंस कैटायन कैटायन के सामने आ जाएगा, एनायन एनायन के सामने आ जाएगा, उनके बीच रिपल्शन होगा और रिपल्शन की वजह से क्रिस्टल ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए ये हाईली ब्रिटल नेचर के होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स
are highly brittle in nature, highly brittle in nature because, ये स्ट्रक्चर से समझा दे रहा हूं मैं, ये कैटायन, इसके बगल में एनायन, कैटायन, इसके बगल में एनायन, इसके बगल में कैटायन, इसके बगल में एनायन, कैटायन के नीचे एनायन, एनायन के नीचे कैटायन, इसी तरह से अरेंजमेंट रहेगा। ये मान लो यहां से सेपरेट करना है क्रिस्टल को, तोड़ना है, तो इस पोर्शन पे हमें फोर्स डालना होगा। ये पोर्शन थोड़ा सा स्लाइड कर जाएगा, नीचे वाला पोर्शन अपनी जगह पर रहेगा। ये पोर्शन पे फोर्स डाला नहीं गया तो ये अपनी जगह पर रहेगा। ये स्लाइड कर जाएगा तो एनायन एनायन के सामने आ जाएगा। अब इनके बीच यहां पे रिपल्शन होने लगा और इस रिपल्शन की वजह से क्रिस्टल दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। क्रिस्टल दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, इसी को कहते हैं ब्रिटल नेचर। नोट करिए इसको। अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। चौथी प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी देखिए, सोल्यूबल आयनिक कंपाउंड दो तरह के सॉल्वेंट होते हैं, पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर है, अमोनिया है, अल्कोहल है, ये पोलर सॉल्वेंट्स हैं। और नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना, हाइड्रोकार्बन्स हैं, डिफरेंट टाइप के एल्केन्स हैं, तो ये सभी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स आयन से बने हैं, मतलब
कि जिसमें पोलैरिटी होगी उसी में ये सॉल्युबल होगी। आयनिक कंपाउंड्स इसी वजह से पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। तो पहली चीज है कि आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, है ना। पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। क्यों सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में? ऐसा क्या हो गया पोलर सॉल्वेंट में? तो जैसे ही हम पोलर सॉल्वेंट में आयनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करते हैं, तो ये देखो आयनिक कंपाउंड्स के बीच हमने बताया है कि कैटायंस और एनायंस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the ions, यानी F is inversely proportional to K. K is called dielectric constant. Dielectric constant, है ना। पोलर सॉल्वेंट्स जो होते हैं, पोलर सॉल्वेंट्स हैव वेरी हाई वैल्यू ऑफ के। पोलर सॉल्वेंट के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है वाटर की, है ना। वाटर की, हैवी वाटर की, इनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होने की वजह से जैसे ही पोलर सॉल्वेंट में आयनिक कंपाउंड को हम डिसॉल्व करेंगे, आयनिक कंपाउंड्स के आयंस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक हो जाएंगे। जब वीक हो जाएंगे तो वाटर जो सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर है, तो वाटर भी डाइपोलर मॉलिक्यूल है, तो वाटर के डाइपोल्स उनके आयंस को सराउंड करके, है ना, उनके बीच की बॉन्डिंग को तोड़ देंगे, है ना, एंड आयंस गेट सराउंडेड बाय वाटर डाइपोल्स। इस तरह के जो आयंस वाटर में बनते हैं उसे हम कहते हैं हाइड्रेटेड आयन, एंड इस तरह से वाटर आयनिक कंपाउंड्स के आयंस का वाटर के डाइपोल से सराउंड हो जाने की फिनोमिना को कहते हैं हाइड्रेशन। इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, और इस रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, है ना। तो देखिए, ड्यू टू वेरी हाई dielectric constant, ionic compounds when dissolved in water the electrostatic तो सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे थे। तो सॉल्युबिलिटी मैं बता रहा था कि आयनिक कंपाउंड्स जो है वो पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स के आयन के बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पोलर सॉल्वेंट्स के बहुत ज्यादा होते हैं। तो जैसे ही पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर में हम आयनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करेंगे, तो आयनिक कंपाउंड्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर आयंस become weak, है ना, and ions get free, and now
they are surrounded by water dipoles. Water dipoles forming hydrated आयंस. क्या बनाते हैं? हाइड्रेटेड आयंस बनाते हैं, है ना. दिस फिनोमिना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ hydrated ions is known as hydration energy. Hydration is known as hydration. Large amount of energy is released, which is known as hydration energy. है ना. तो इसका मतलब देखिए कि जैसे ही आयनिक कंपाउंड्स को हमने वाटर में डिसॉल्व किया, आयनिक कंपाउंड वाटर में जाते ही आयन के बीच उनके जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो वीक हो गया. और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया तो वाटर के डाइपोल्स ने उनके आयंस को चारों तरफ से घेर के खींचना शुरू किया. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, वो वीक फोर्स क्या हुआ? टूट गया और आयंस अलग अलग हो गए. और अब वो आयंस कैटायन और एनायन वाटर के डाइपोल से चारों तरफ से सराउंडेड हो जाते हैं. मतलब एक कैटायन को कुछ वाटर के डाइपोल घेर लेते हैं, है ना. इसी तरह एनायन को कुछ वाटर के डाइपोल्स घेर लेते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रेशन. इन आयंस को कहते हैं हाइड्रेटेड आयंस. और इस भाई वाटर के डाइपोल, वाटर तो डाइपोल है, उस पे पॉजिटिव पोल भी है, नेगेटिव पोल भी है. जब वो कैटायन को सराउंड करेगा तो उसका नेगेटिव पोल कैटायन की तरफ होगा और पॉजिटिव पोल दूर की तरफ होगा. तो कैटायन और वाटर डाइपोल के बीच अट्रैक्शन होगा. तो इस अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होगी. जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसे हम कहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी. तो मान लीजिए कि जैसे एक M प्लस एक्स माइनस आयनिक कंपाउंड है, इसको X प्लस वाई मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया गया. तो M को X मॉलिक्यूल वाटर के सराउंड कर लेंगे, M प्लस को, और X माइनस को Y मॉलिक्यूल. तो M H2OX और X H2O होल Y माइनस इन एक्वस सोल्यूशन. और जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम कहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी. ठीक है. नोट करिए, ऊपर से कुछ रफ कर देते हैं. अब ये जो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है ना, ये देखो, ये कैटायन है, इसको ये वाटर के डाइपोल्स आके सराउंड कर रहे हैं. अभी हम इनके डाइपोल्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे. तो ये इसका नेगेटिव पोल इसकी तरफ होगा और पॉजिटिव पोल दूर की तरफ होगा. ये पॉजिटिव पोल, ये नेगेटिव पोल, ये पॉजिटिव पोल, ये नेगेटिव पोल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव. और इसी तरह एनाइन वाटर के डाइपोल से सराउंडेड हो जाएगा. अब क्या है, इसका पॉजिटिव पोल इधर और नेगेटिव पोल दूर की तरफ. पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव.
है ना, इनको कहेंगे हाइड्रेटेड कैटायन, ये वाला, और इसको कहेंगे हाइड्रेटेड एनायन, ये। ठीक है, अब देखिए कैटायन को की तरफ कौन सा है, नेगेटिव पोल है, और एनायन की तरफ कौन सा है, पॉजिटिव पोल, तो इनके बीच अट्रैक्शन होगा, मतलब आयन इन वाटर के डाइपोल्स को अट्रैक्ट करेगा, ये आयन इन वाटर के डाइपोल्स को अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी उसे कहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। मतलब हाइड्रेशन एनर्जी की अगर बात करी जाए, हाइड्रेशन एनर्जी की अगर बात की जाए केवल अगर हाइड्रेशन एनर्जी की बात की जाए तो हाइड्रेशन एनर्जी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए चार्ज आयन पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो जितना ज्यादा होगा उतना अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आयन, है ना। और दूसरी बात, इनके साइज अगर बड़े हो जाएंगे, अगर साइज छोटा होगा, जैसे लिथियम आयन Li प्लस, सोडियम आयन Na प्लस, पोटेशियम आयन K प्लस, रुबिडियम आयन Rb प्लस, सीजियम आयन Cs प्लस, तो इसमें क्या होता है कि चार्ज तो एक ही पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन साइज बड़ा होता जा रहा है। साइज अगर बड़ा होगा तो वही पॉजिटिव चार्ज दूर तक फैलने की जगह मिलेगी उसको। तो चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं। चार्ज डेंसिटी जान लीजिए, चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज अपॉन रेडियस। तो रेडियस अगर बड़ा होगा, है ना, बढ़ता जाएगा रेडियस, तो चार्ज डेंसिटी घटती जाएगी, क्योंकि चार्ज दूर तक फैल जाएगा, चार्ज का इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा, तो वाटर के डाइपोल्स को उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयंस। जैसे ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर देखें तो लिथियम आयन का हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा सोडियम आयन से, जो ज्यादा होगा पोटेशियम आयन से, जो ज्यादा होगा रुबिडियम आयन से, जो ज्यादा होगा सीजियम आयन से। इसी तरह बेरिलियम आयन मैग्नीशियम आयन से ज्यादा होगा, कैल्शियम आयन से ज्यादा होगा मैग्नीशियम आयन का, कैल्शियम आयन का ज्यादा होगा स्ट्रॉन्शियम आयन का, और स्ट्रॉन्शियम आयन का ज्यादा होगा बेरियम आयन का। ठीक है, तो ये हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर है। साइज जैसे जैसे बढ़ेगा हाइड्रेशन एनर्जी वैसे वैसे कम होती जाएगी। आई बात समझ में, नोट कर लीजिए। तो अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। आइए अगली प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, पांचवी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखिए आयनिक कंपाउंड जब सॉलिड स्टेट में होते हैं तो आयन सारे बाइंड होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो आयंस मूव नहीं कर सकते सॉलिड स्टेट में। तो इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड कंटेन नहीं करते, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन सॉलिड स्टेट में नहीं होता। मतलब कि आयनिक कंपाउंड्स आर बिहेव्स एज इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट।
लेकिन जब उसको मॉल्टेन स्टेट में ले आते हैं, मेल्ट कर देते हैं, तो आयंस बिकम फ्री। जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आयंस गेट कन्वर्टेड इनटू हाइड्रेटेड आयन, मींस आयंस गेट फ्री। तो दैट मींस नाउ इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन मॉल्टेन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में, सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। तो आयनिक कंपाउंड्स do not conduct electricity in solid state because ions are held together by very strong electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction. But in molten state or in aqueous solution, ions get free to conduct electricity. So ionic compounds conduct electricity in molten state or in aqueous solution. ठीक है, क्लियर होनी चाहिए बात। अगली प्रॉपर्टी है आयनिक रिएक्शन। आयनिक कंपाउंड हमेशा आयनिक रिएक्शंस में ही पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब एक आयनिक कंपाउंड दूसरे आयनिक कंपाउंड के साथ ही रिएक्शन करता है ना। तो आयनिक कंपाउंड्स पार्टिसिपेट इन आयनिक रिएक्शंस। जैसे देखिए, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन अगर सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन के साथ ट्रीट किया जाए तो बोथ आर आयनिक। तो सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा और सोडियम नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा, व्हाइट पीपीटी। ठीक है, तो ये हमेशा आयनिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। आयनिक कंपाउंड कभी भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, हमेशा आयनिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। सेवेंथ प्रॉपर्टी है नॉन डायरेक्शनल नेचर। नॉन डायरेक्शनल नेचर देखिए, जैसे आयनिक कंपाउंड में एक Na+ आयन को एक Cl- आयन ऊपर अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो दूसरा Cl- आयन नीचे अट्रैक्ट कर रहा होगा। दोनों कंपेंसेट हो गए, दोनों कैंसिल हो गए। एक राइट में अट्रैक्ट कर रहा होगा तो एक लेफ्ट में अट्रैक्ट कर रहा होगा, एक सामने अट्रैक्ट कर रहा होगा तो एक पीछे अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो इस पर नेट फोर्स 0 होगा, मतलब किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये नहीं जाएगा। तो इसका मतलब कि आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन डायरेक्शनल in nature, and that is why
ionic compounds do not show phenomena of isomerism, ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। नोट करिए। तो एक और प्रॉपर्टी बची, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अगली प्रॉपर्टी है एट्थ प्रॉपर्टी, एट्थ और लास्ट प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड की, आइसोमॉर्फिज्म। देखिए आयनिक कंपाउंड आपस में आइसोमॉर्फिज्म आयनिक कंपाउंड शो करते हैं, है ना। कई सारे आयनिक कंपाउंड आपको मिलेंगे। आइसोमॉर्फस का मतलब क्या होता है? आइसोमॉर्फस का मतलब होता है कि कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स या कोई भी कंपाउंड जिनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन सेम हो, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन सेम हो मतलब रासायनिक बनावट समान हो, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन सेम हो, या अगर केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन सेम नहीं है तो उनके कैटायन और एनायन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फस। तो आयनिक कंपाउंड्स शो आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या है? कंपाउंड्स having same chemical constitution and having same electronic configuration of cations and anions are isomorphous. Isomorphous with each other. आइसोमॉर्फस होते हैं एक दूसरे के साथ, आइसोमॉर्फस होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए K2SO4 एंड K2CrO4, देखिए दोनों एक जैसे फॉर्मूला है, दो पोटेशियम एक सल्फर, तो एक क्रोमियम, चार ऑक्सीजन, एक ही जैसा फॉर्मूला है ना। जैसे देखिए जिंक सल्फेट का जो मॉलिक्यूल होता है पहला, दूसरा ZnSO4 का जो मॉलिक्यूल होता है वो अपने साथ 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उसके साथ, और मैग्नीशियम सल्फेट के साथ भी 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो सेम केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, तो इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन सेम केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, सेम केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा उदाहरण देखिए, सोडियम फ्लोराइड की बात करें तो इसमें सोडियम आयन है और फ्लोराइड आयन है। 2,8 कॉन्फ़िगरेशन इसका है, 2,8 कॉन्फ़िगरेशन इसका है ना। एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें तो इसमें मैग्नीशियम आयन है, ऑक्साइड आयन है,
2,8 कॉन्फ़िगरेशन इसका है और 2,8 कॉन्फ़िगरेशन इसका भी है। तो ये दोनों आपस में कैसे हैं? आइसोमॉर्फस है ना। इसी तरह पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फाइड और कैल्शियम क्लोराइड ले सकते हैं। कैल्शियम क्लोराइड, इनमें देखिए पोटेशियम आयन क्लोराइड आयन, पोटेशियम आयन सल्फाइड आयन, कैल्शियम आयन क्लोराइड आयन। 288 कॉन्फ़िगरेशन है, 288 कॉन्फ़िगरेशन है। यहां भी देखेंगे आप तो 288 कॉन्फ़िगरेशन है। सल्फाइड का भी 288 कॉन्फ़िगरेशन है, कैल्शियम का भी 288 कॉन्फ़िगरेशन है और क्लोराइड का भी 288 कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये और ये तीनों सेम कॉन्फ़िगरेशन के हैं, है ना। तो ये जो कंपाउंड्स मैंने अभी आपको एग्जांपल के फॉर्म में दिए, दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आपस में आइसोमॉर्फस है। तो ये हो गया कैरेक्टर्स या प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। यहां पे हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड टॉपिक खत्म कर लिया है। अब मिलेंगे अगली क्लास में। तो अगली क्लास में हम कोवेलेंट बॉन्डिंग पे नजर डालेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह बनता है, कोवेलेंसी क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्ड में कौन कौन से कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, और भी बाकी काफी चीजें हैं जो हमें कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, वेरिएबल कोवेलेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हमें कोवेलेंसी से रिलेटेड चीजें ही डिस्कस करनी है। तो इसके लिए हम लोग अब अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, है ना। आज की क्लास में हमने अभी 2 वीडियो बनाए हैं केमिकल बॉन्डिंग पे, और दोनों वीडियो में आयनिक कंपाउंड पे ही डिस्कशन हुआ है। तो अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को। नीचे आप देखेंगे वीडियो के प्रिस्क्रिप्शन में सब्सक्राइब का रेड कलर से सब्सक्राइब का बटन दिया होगा, उसको आप दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए, जिससे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और बेल आइकन पे जा करके ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर दीजिए। तो आपको जितने भी वीडियोस अपलोड होते जाएंगे, आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।